कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। डू यू थिंक कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इट इज यूनिफॉर्म ऑल अराउंड? क्या ये हर एक जगह एक जैसा एनवायरनमेंट है या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आर देयर? तो आप पाएंगे कि देयर इज डाइवर्सिटी in environmental conditions। आप देखते हैं कहीं कहीं पर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, कहीं पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स हैं। ये दो ही एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं। टेम्परेट कंडीशंस हैं, ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं। ट्रॉपिकल मीन्स हॉट कंडीशंस और टेम्परेट मीन्स कोल्ड। आपके ही एक लिमिटेड एरिया में, इंडिया में ही देयर आर डिफरेंट कंडीशंस। ट्रॉपिकल की कंडीशंस हैं, गर्म, यहाँ पर गर्मी खूब है, एंड टेम्परेट कंडीशंस भी हैं। तो जब कंडीशंस में डिफरेंस है तो क्या वहाँ पर पाए जाने वाले जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं उनमें डिफरेंस नहीं होगा? तो दिस इज बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ का होना, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और इस बायोडाइवर्सिटी को एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है एडवर्ड विल्सन, एक नेम आप लर्न करेंगे इसमें, सोशियो बायोलॉजिस्ट। क्या नेम लिखा है? एडवर्ड विल्सन। लिख दूं? एडवर्ड विल्सन। studied biodiversity at different levels of organization। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने वाला एक साइंटिस्ट हुआ है। आपको ये लर्न करना है कि एडवर्ड विल्सन इज एसोसिएटेड, दिस साइंटिस्ट और दिस सोशियो बायोलॉजिस्ट रादर इज एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन होता है समटाइम्स वहाँ पर कि एमसीक्यूज में कि एडवर्ड विल्सन एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी। तो एडवर्ड विल्सन ने कौन कौन से लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया है? बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसने 3 लेवल्स पर जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 लेवल्स पर स्टडी किया गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? अब जेनेटिक डाइवर्सिटी ये बता रही है कि जो अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं, वहाँ पर हाउ मैनी जेनेरा और हाउ मैनी जेनेटिक वेरिएशंस आर फाउंड। जेनेटिक वेरिएशंस वहाँ कितनी हैं? एक ही स्पीसीज है आपके पास, बिलोंगिंग टू अ जीनस, उसके कई जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल हो सकते हैं। एक राउवोल्फिया प्लांट का एग्जांपल ले रहा है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया, the growing in different Himalayan ranges might be in terms of
पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेजरपीन, एक प्लांट है, क्या मीनिंग में क्लियर करना चाहता है, उसने बताया है कि एक ही प्लांट जिसकी कि एक ही जीनस है, बट इसमें इतने स्पीसीज हैं और इतने फॉर्म्स हैं, एक ही कंट्री में इतनी स्पीसीज हैं उसकी। रावोल्फिया एक प्लांट है, बोल लेता है, और ये एक अल्कलॉइड बनाता है जिसका नाम है रेजरपीन। दिस रावोल्फिया वोमिटोरिया इट्स ए मेडिसिनल प्लांट। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इस मेडिसिनल प्लांट रावोल्फिया वोमिटोरिया से रेजरपीन नाम का एक अल्कलॉइड या एक सब्सटेंस हमें मिलता है। तो एक अकेले इंडिया में ही इसकी इतनी अलग अलग फॉर्म्स हैं, राउंड अबाउट ये डाटा के क्वेश्चंस हैं तो आपको बुक से अटैच रहना पड़ेगा। इट हैज 50,000 genetically different strains. रेजरपीन दैट प्लांट प्रोड्यूसेस इंडिया। अब वो कहता है कि इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स, डिफरेंट स्ट्रेन्स, स्ट्रेन होते हैं किस्म, टाइप्स ऑफ दिस प्लांट। जीनस तो एक है, जीनस इज रावोल्फिया। रेजरपीन हमें दे रहा है, किस क्वालिटी का रेजरपीन हमें अवेलेबल हो रहा है, कितना हो रहा है, ऑन दिस बेसिस इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं प्रेजेंट ओनली इन आवर कंट्री। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड कितने होंगे, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। और क्लियर करने के लिए वो कहते हैं राइस, राइस तो ओरिजा है, ओरिजा स्टाइवा, या स्पीसीज को आप यहाँ ना स्पेसिफिकली, ओराइजा एक जीनस है, दैट इज बोटेनिकल नेम ऑफ राइस। इंडिया में ही इसके 50,000 स्ट्रेन्स अब तक इन इंडिया, अकेले इंडिया में ही 50,000 स्ट्रेन्स राइस के हैं। तो यही जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि जीन्स के लेवल पर कितने स्ट्रेन्स हैं। अब ये मैंगो ट्री को लेता है, मैंगो कभी कभी इनके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं इनकी वैल्यू ये बता रहा हूँ, अदरवाइज इस डाटा को लर्न करना थोड़ा सा प्रॉन टू फॉरगेट होता है। मैंगो, मैंगो में लगभग 1000 वैरायटीज हैं, 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। तो ये चीज सारी हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में ही क्लियर कर रहे हैं कि हाउ मच जेनेटिक डाइवर्सिटी इज देयर। अब वो कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट द लेवल्स ऑफ स्पीसीज। इसमें अब वो कंपेयर कर रहा है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। मैप से आप फैमिलियर होंगे, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। आई डोंट नो कि कौन सी स्टेट्स वेस्टर्न घाट कवर कर रहा है, यू माइट बी नोइंग इट। वेस्टर्न घाट्स इसको लर्न करना है आपके, बिकॉज ये हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ईस्टर्न घाट्स भी हॉटस्पॉट ही है, दोनों ही हॉटस्पॉट्स हैं। बट फिर स्पीसीज में क्या वेरिएशन है? जो वेस्टर्न घाट्स हैं
कुछ रिकॉल कर रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स में कौन सी स्टेट्स आ रही हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा एंड केरला। ऑल अलोंग बॉम्बे, बॉम्बे से पास करिए, महाराष्ट्र का पोर्शन, कर्नाटक, गोवा, केरला, जो भी आ रहा है दैट फॉर्म वेस्टर्न घाट। इसमें वेस्टर्न घाट्स को हम नेम दे रहे हैं। और अपोजिट में जाइए उधर, आंध्रा, तमिलनाडु, दैट इज ईस्टर्न घाट्स, उनको हम ईस्टर्न घाट, दोनों ही हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, बट जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा बड़े हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, यहाँ बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ कौन सी स्पीसीज आपको मिल रही है? दे आर रिच इन एम्फीबियन स्पीसीज। इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स, अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर एम्फीबियन स्पीसीज रेनफॉल और हैवी रेनफॉल और उसके कारण से हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब इंडिया की ही बात ले लें, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कहीं पर मैं बोल रहा हूँ आपको कि डेजर्ट्स प्रेजेंट हैं, इंडिया में डेजर्ट्स हैं, तो ये इकोलॉजिकल यूनिट हो गई, इकोसिस्टम हो गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप हो गए वेस्टर्न घाट्स की तरफ, टेम्परेट हो गए ईस्टर्न हिमालयस में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस या हिमालय की रेंज में जो है वो टेम्परेट कंडीशंस के हैं। तो है ना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी डाइवर्सिटी है। तो जो एडवर्ड विल्सन है, ही स्टडीड बायोडाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ जेनरिक, जीनस, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसने इनको स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद कुछ कंक्लूड करके ये निकाला है। एक आपके पास क्वेश्चन है, इसको वैसे तो आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट है। ये मैंने कहा है कि डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको थोड़ा क्रैमिंग वे में यूज करनी होगी कि कितने स्पीसीज इसकी हैं या किस स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने मेंबर्स हैं, ये आपको बताना होगा। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर। एक क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ मेनी स्पीसीज इन इंडिया एंड ऑन अर्थ। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे अभी तो इतनी स्पीसीज एक्सप्लोर होने रह रही हैं, जितनी हो गई हैं इससे कहीं ज़्यादा नंबर जो है मे बी पॉसिबल कि वो एक्सप्लोर ना हुई हों, बट फिर भी इसको सिंपल आंसर देने के लिए IUCN ये नोट करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड natural resources। IUCN एब्रिविएशन के फॉर्म में भी इसको लर्न करना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दिस IUCN हैज मेड सर्वे अकॉर्डिंग टू IUCN सर्वे क्या पाया गया है। अब ये आपको फिगर बुक से डाटा से नोट करनी होगी, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम हर एक स्पीसीज का डाटा क्रैम कर सकें, बट आपको थोड़ा हेल्प करना होगा इसमें। इट हैज बीन फाउंड
that total number of plants, total number of plants and animals. प्लांट्स के लिए भी यूज द टर्म फ्लोरा एंड एनिमल्स के लिए भी यूज फौना। तो फ्लोरा एंड फौना को अगर हम मिला रहे हैं, इट इज मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब तक जो डिस्कवर हुए हैं उनमें से कितने हैं? 1.5 मिलियन, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया। अभी भी बहुत से स्पीसीज, ये तो वो हैं जो डिस्कवर हुए हैं या जिनको वर्कआउट किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है। अभी कितने ऐसे हैं जो नहीं एक्सप्लोर हुए हैं, नहीं वर्कआउट हुए हैं, बट जो हुए हैं IUCN सर्वे के अनुसार ये आपको लर्न कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चन देते हैं कि IUCN के सर्वे के मुताबिक व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नीचे कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगी एंड जो हमारी ऑप्शन होगी 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियंस हमारे यहाँ स्पीसीज होती हैं। एक साइंटिस्ट हुआ है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे, इसने कहा है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। कितनी है ये इसका कहना है, IUCN का सर्वे नहीं है। इट इज 7 मिलियन। सिर्फ क्वेश्चंस के लिए हैं। रॉबर्ट मे ने कहा है कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है। IUCN ने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो वर्कआउट हुई हैं 1.5 मिलियंस हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इससे बताती हूँ कि जितने भी हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी 1.5 मिलियन डिस्कवर किया है, इसमें 70% of the discovered species, 70% species of the discovered are animal species। मैं आपकी बुक से डाटा दे रहा हूँ आपको, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लें। Earth's biodiversity based on the currently based species inventory is more than 70% of all the species recorded are animals। जितनी भी अब तक वर्कआउट हुई हैं उनमें से 70% जो स्पीसीज हैं दे आर एनिमल स्पीसीज, while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms comprise to more than 22%। 22% में क्या आ गया है? प्लांट्स आ गए हैं, इंक्लूडिंग, इसने एल्गी को भी प्लांट्स में इंक्लूडिंग एल्गी, जबकि अब तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग हो चुकी है। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये कितने परसेंट हैं? 22% ऑफ द टोटल उनका। ये आपको फिर लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी टू चेक योर बुक नॉलेज वो देंगे आपको कि टोटल जो एनिमल स्पीसीज हैं दे फॉर्म 70%, प्लांट स्पीसीज कितने हैं इंक्लूडिंग, जिनमें किस किस को इंक्लूड किया है? एल्गी। हालांकि अब एल्गी को हम प्लांटी में तो रखते हैं, फंजाई को बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। फंजाई ये बाकी सभी प्लांटी के मेंबर्स हैं, तो दे फॉर्म 22%। अब
अगर ये 70% हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं एनिमल्स की, इनमें से जो इंसेक्ट्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, नोट करेंगे नेक्स्ट एनिमल्स में। ये सब डाटा के क्वेश्चन हैं, आपको थोड़ा तो इनकी तरफ देखना ही होगा। In animals 70% are insects. Insects means phylum Arthropoda. केवल एनिमल्स में आर्थ्रोपोडा which forms a group of invertebrate phylum, एक invertebrate phylum है जिसमें जो सबसे बड़ा फाइलम है और इसमें टोटल एनिमल्स का इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स 70% आर इंसेक्ट्स। तो देखिए इंसेक्ट्स का कितना बड़ा नंबर है, 7 आउट ऑफ 10। फिर ये इसी डाटा में कहता है द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड, नंबर ऑफ, ये क्रैम करना होगा आपको, fungal species, number of fungal species is more than combined total of, किस किस का मिला करके, combined total of fish, amphibian, reptile, member, combined total of fish, fish को ले लो, reptile को ले लो, reptiles, amphibians and mammals। अकेली फंजाई कितनी डाइवर्सिटी शो कर रही हैं, आप सभी स्पाइसीज फिश को मिला लें, ऐड कर लें, एम्फीबियंस को ऐड कर लें, मैमल्स को ऐड कर लें, जितने वो टोटल हैं उससे ज़्यादा हैं फंगल स्पीसीज। तो देखिए हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर, ये बायोडाइवर्सिटी को क्लियर कर रहा है आपको। अब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इंडिया है एरिया में अगर हम पूरे वर्ल्ड का लें तो इट हैज 2.4% ऑफ द टोटल लैंड। इंडिया, इंडियाज शेयर ऑफ लैंड, पूरे हमारे इसमें जो धरती है, लैंड है, उसका 2.4%, 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं अदरवाइज तो, बट अगर हम इंडियाज शेयर ऑफ डाइवर्सिटी लें, इंडियाज शेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये कितना है, इट इज अबाउट 8%। ये कितना है, इट इज अबाउट 8.1 लिखा है, बल्कि आप 8.1 ही क्रैम करें, 8.1% ऑफ द वर्ल्ड बायो। इसका मतलब इंडिया भी बायोडाइवर्सिटी का एक हॉट स्पॉट है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की लैंड एरिया को देख रहे हैं तो इंडिया में 2.4% ऑफ इट है, जबकि बायोडाइवर्सिटी इंडिया में 8% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी है। इट मीन्स इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries। जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया एक है।
Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded in India. ये भी नोट करेंगे. About इंडिया में कितनी है बायोडाइवर्सिटी में? 45,000 species. 45,000 species of plants and twice of it, इसका दुगना, twice of it in animal species. अकेले इंडिया में लगभग 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स मिली हैं, ये पाई गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं, और इसका डबल, राउंड अबाउट डबल टोटल एनिमल स्पीसीज जो पाई गई हैं उनका ये हमारा कंट्री रिकॉर्ड कर रहा है. अभी कितने अननोन रह रहे हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते. तो ये कुछ ग्रेडेशंस हैं. इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स ओनली 22% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फॉर. मे की अगर हम बात को मान रहे हैं रॉबर्ट मे, तो 22% ऑफ द ग्लोबल टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फॉर. केवल 22% स्पीसीज जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं. अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी फिगर्स, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन, कितनी है ये, 1 lakh प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 lakh एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड. ये एस्टिमेटेड है, इसमें क्वेश्चन की कोई उम्मीद नहीं होती. तो ये कहने का मीनिंग है कि इंडिया में बहुत बायोडाइवर्सिटी है एट द जेनेटिक लेवल, एट द स्पीसीज लेवल एंड एट द इकोलॉजिकल लेवल. सभी लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी अकर कर रही है. इस बायोडाइवर्सिटी के कुछ फायदे भी होंगे हमें. जो आज हमने फॉरेस्ट के बेनिफिट्स पढ़े हैं वो सारे बायोडाइवर्सिटी के भी बेनिफिट्स हैं. इन फायदे क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, इनको थोड़ा अपने आप कोशिश करना. तो इस बायोडाइवर्सिटी के खतरे क्या हैं, तो खतरा कहाँ किससे है. अभी मैंने ग्रेडेशन नहीं किया है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे घटती है, पोल से इक्वेटर पर घटती है, इक्वेटर से पोल पर बढ़ती है, लैटिट्यूड से घटती है बढ़ती, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए हो जाएगा. अब मैं आपको करना चाहता हूँ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी कितनी सिग्निफिकेंट है आप अपने उससे देखना कि बायोडाइवर्सिटी कितनी की इम्पोर्टेंस कहाँ है. अब हम ये भी नोट कर रहे हैं कि रेगुलरली जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं जिनको हम कहते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. अब हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हमें डिस्कस करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कौन कौन से थ्रेट्स हैं? द फर्स्ट थ्रेट इज इन द फॉर्म ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. पहला खतरा जो बायोडाइवर्सिटी को पहुंच रहा है इट इज हैबिटेट loss and fragmentation. Habitat. What is habitat? Habitat is place of living. अगर हमने किसी भी एनिमल के लिए हैबिटेट को ही खत्म कर दिया है, अब
अर्बनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, इसमें डिफॉरेस्टेशन इज मेजर प्रॉब्लम। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कट रहे हैं, जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। इससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही थी या बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो रही थी। बट हमने अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण इनको फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया है। दिस डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स। फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स मीन्स स्मॉल हैबिटेट्स। इन हैबिटेट्स में जो एनिमल्स हैं या दूसरे जीव हैं, उनको अपना फूड फाइंड आउट करने में, अपना स्पेस लेने के लिए दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो इसलिए ये पहला थ्रेट है कि अगर हम हैबिटेट को, जो उनके रहने का स्थान है, उसको खराब कर रहे हैं तो इट मे कॉज लॉस टू बायोडाइवर्सिटी। अब एग्जाम्पल इसमें दे रहा है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसमें आपको और तो क्वेश्चन कोई शायद अवेलेबल नहीं होगा ज़्यादा। अमेजोन फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हुई है। डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं अमेजोन फॉरेस्ट में। किसके लिए? एक्चुअली उनका एक प्रोजेक्ट था सोयाबीन कल्टीवेशन। क्या था प्रोजेक्ट? सोयाबीन। इसके सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, हैबिटेट तैयार करने के लिए उन्होंने बहुत से जो फॉरेस्ट्स हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इनको डिफॉरेस्ट कर दिया गया है। अब क्या हो गया? इसको क्या कहते थे हम? जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट थे, दे वर पॉपुलर एज lungs of planet अर्थ। इनको आपको क्वेश्चन मिल सकता है वहाँ कि विच फॉरेस्ट और विच हैबिटेट इज नोन एज या पॉपुलर एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट क्या है? हमारा अर्थ प्लेनेट है, ग्रह है। इसके लंग्स हम इसको कहते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप के हैं ये, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम प्लांट्स वहाँ पर थे, मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन वाला काम करना। तो ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन इन पेड़ों को काट दिया गया है, डिफॉरेस्ट कर दिया गया है फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। तो इससे वहाँ जितनी भी बायोडाइवर्सिटी थी दैट इज अफेक्टेड। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट की कटने से बहुत सी बायोडाइवर्सिटी का लॉस वहाँ हुआ है। नंबर 2, सेकंड जो लॉस है, सेकंड थ्रेट है, सेकंड थ्रेट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन of resources। रिसोर्सेज क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज और बायो। अब एक वर्ड है हमारे पास सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी। हम यूज तो करें, बायोडाइवर्सिटी इज फॉर यूज, ये ह्यूमन यूज के लिए ही है। बट एक तो होता है एब्रप्ट यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेड यूज, कि जो संसाधन हमारे हैं उनको हम रीजेनरेट नहीं करते, केवल उनको हम यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज। ऑफ रिसोर्सेज हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो एग्जांपल दे रहा है स्टीलर्स काउ। अगर ऐसा कोई नेम और ऐसा क्वेश्चन होता है
तो आप उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन में रखेंगे सीलर्स काउ। मैनी स्पीसीज, ये स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 5 years, सीलर्स काउ है, पैसेंजर पिजन है। स्टीलर्स काउ एंड पैसेंजर पिजन they have become extinct due to over। इनसे हमें कोई फायदा मिलता है तो हम उनको वाइजली, मस्क डियर है, मस्क डियर भी थ्रेटेंड स्पीसीज में जा चुका है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मस्क डियर का भी आप एग्जांपल्स में दे सकते हैं। तो इनको हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ज़्यादा यूज़ के कारण खत्म करने की कगार पर भेज रहे हैं। इनका एक्सेसिव यूज़ हमें नुकसान दे रहा है। थर्ड इज एलाइन और exotic species, इनका introduction of alien or exotic species। What are alien species? What is introduction? Introduction means लाना किसका? alien, foreign या exotic, जो दूसरे कंट्री से लाई गई हैं। exotic species, they are genetically superior। अब हमारी जो काऊ है, देसी काऊ, वो कम हो रही है। रीज़न, क्योंकि जो एक्जोटिक काउज हैं, दूसरे ब्रीड्स हैं, वो हमें ज़्यादा मिल्क ईल्ड दे रहे हैं। तो हमने इस कॉस्ट पर अपने यहाँ उसको स्पीसीज़ को, अपनी काऊ की स्पीसीज़ को थ्रेट पर ला दिया है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अलायन का मतलब क्या है? foreign species, foreign superior species। अगर हम इन स्पीसीज को ला रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे जो नेटिव स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पर चला जाता है। वो एग्जांपल दे रहा है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया अमेरिका की, इसमें सिस्लिड फिश थी। ये वहां की नेटिव फिश थी, ये वहां की नेटिव फिशेज थी, सिस्लिड फिश इन लेक विक्टोरिया एरिया है। लेकिन जब वहां पर एक अलायन स्पीसीज के रूप में किसको लाया गया? नील पर्च। नील पर्च, it is an exotic brand or exotic species that has been introduced into Lake Victoria। तो इसने क्या किया? ये वहाँ पर आकर के इसने सिस्लिड फिश की बहुत सी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है। They became extinct। ये एग्जाम्पल देंगे कि लेक विक्टोरिया में नील पर्च which was introduced as a exotic species made extinct many native species which were cichlid fish। इनको खत्म कर दिया गया। और हमारे कंट्री में भी अगर आप बात करें, पार्थेनियम ग्रास हैं, लैंटेना हैं। इन इंडिया में आपने देखा होगा पार्थेनियम, जिसको कि कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, एंड लैंटेना आने के बाद ही इतने वाइड स्प्रेड फैल रहे हैं कि इन्होंने हमारी बहुत सी लोकल स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है। और एग्जांपल दे रहा है द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पोजिंग थ्रेट टू इंडिजिनस स्पीशीज इन आवर रिवर्स। एक कैटफिश है, ये नाम दे रहा है कैटफिश,
अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियस, गैरीपायरस फॉर एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होते हैं इसको? एक्वाकल्चर मीन्स एक्वाकल्चर पालते हैं, लेकिन इसके पालने का नुकसान क्या हुआ है कि हमारे लोकल ब्रीड्स को खराब कर रही है। तो आपको ये तीनों चार एग्जांपल्स, 3 और 4 एग्जांपल्स जो गिवन हैं, इनको लर्न करना है, इनको देखना है कि एग्जांपल के साथ नील पर्च हैज मेड एक्सटिंक्ट मैनी सिस्टेड फिश, पार्थेनियम एंड लेंटेना हमारे लोकल स्पीसीज को, अफ्रीकन कैटफिश इट हैज कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ इंडियन स्पीसीज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देन को एक्सटिंक्शन है, फिनिश करो दिस को एक्सटिंक्शन, दिस इज द लास्ट थ्रेड। कुछ स्पीसीज हैं विच एक्सटिंक्ट म्यूचुअली विद ईच अदर, सिम्बायोटिक मैनर में, या एक दूसरे के साथ चल रही हैं, वन हेल्प्स द अदर। और ऐसे केस में अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, इट विल कॉज को एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर स्पीसीज, वो दूसरी स्पीसीज का भी एक्सटिंक्शन कॉज कर रही है। तो दीज आर 4 थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज है, एंड लास्टली को एक्सटिंक्शन। With this we complete threats to biodiversity, and tomorrow we will be taking gradation of biodiversity.